नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम 8th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्लास 7 का ज्योग्राफी का 8th यूनिट है, ठीक है। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इससे पहले की यूनिट मैंने क्लास 6 कंप्लीट करा दी है आपको। 8th यूनिट ये भी 1-2 यूनिट के कंप्लीट होने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई आप अपनी थोड़ा सा एक प्रतिक्रिया ज़रूर दें और डेली वीडियोस ज़रूर देखें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। कुछ अच्छा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, लेकिन एक भी क्लास मिस मत करो यार। कौन सी क्लास में आपको कौन सी अच्छी चीज़ मिल जाए, है ना। तो आप ये ना सोचें कि आज बस थोड़ा सा आपने, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो ऑन करता है, ज़रा देखता है यूट्यूब पर, उसने खोला 5 मिनट 10 मिनट देखा और रख दिया। तो इससे बढ़िया है तो आप उसको ओपन ही ना करो, और ओपन करो तो कोशिश करो कि उस समय ओपन करो कि हम एक क्लास ले रहे हैं और पूरा समय, क्योंकि आपको एक यूनिट में लगभग कंप्लीट करा देता हूँ। छोटी यूनिट होती है तो उसको जल्दी कंप्लीट हो जाती है, बड़ी यूनिट है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम की कोई दिक्कत है नहीं वैसे आपके लिए ऑनलाइन में। दूसरा ये है कि जो भी चीज़ें आपको करा रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या करें, एक टाइम फिक्स जरूर कर लें कि हाँ भाई वीडियो आ गई सर की, अब मुझे पूरी तैयारी से इस चीज़ को अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है और अपने नोट्स बनाना है, ठीक है। तो पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करना है, ना कि हम कहीं भी बैठे हुए हैं और मोबाइल देखा, हमने नोटिफिकेशन आया कि हाँ भाई वीडियो अपलोड हो गई है सर की, और बस देखने बैठ गए, थोड़ा 5-10 मिनट देखा और उसको बंद करके साइड में आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार ना करें आप, और कोशिश ये करें कि आप वीडियो पूरी देखें, क्योंकि हम सीखने के लिए इस चीज़ को देखें। क्योंकि पढ़ाई का एक सिस्टम होता है कि पढ़ाई को कैसे किया जाए। पढ़ाई करने के लिए अपन को पूरी तरीके से अपनी खुद की एक श्रद्धा होती है, अपना मन होता है। अगर मन होगा तो स्वाभाविक है वो हमें कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो आप लोग क्या है कि ऐसा ना किया करें कि 2-4 मिनट 5 मिनट आपने वीडियो देखा और साइड में रख दिया। नहीं, पूरा वीडियो देखो, लास्ट तक देखो और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखो कि कुछ ना कुछ तुम्हें आज मिलेगा, और बस उस चीज़ को सीख लो। और ये पक्की बात है, हमें जैसे गीता में बोला गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, अच्छे कर्म करो और मेहनत करो। फल जो मिलेगा हमारी मेहनत के हिसाब से ईश्वर हमें देगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन। 8 नंबर चैप्टर है जो आपका, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, मानव, पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो भाई मानव पर्यावरण का मतलब ह्यूमन एनवायरमेंट, अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन का मतलब होता है उसका प्रभाव, ठीक है। अब मानव और पर्यावरण पर किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, बोले उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है ट्रॉपिकल, और इसका उपोष्ण का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो आपका जो पूरा जो चैप्टर है 8 नंबर का, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन किसका इंटरेक्शन, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ पर्यावरण के बारे में, मानव के बारे में बताया गया, उसके रहन सहन के बारे में। चूंकि हम एक तरफ से पढ़ रहे हैं, जल है, वायु है ना, ये सारे टॉपिक ऐसे ही चल रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल पोर्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें हमें क्या कुछ नया मिलता है। देखिए, जैसा कि सबसे पहले तो लिखा हुआ है आपके सामने, एक नाम लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि रेणुका बहुत उत्साहित थी और उसके चाचा श्रीकांत, ठीक है, श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे, और वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर है। उसके जो चाचा हैं वो एक वन्य जीव यानी कि जीव जंतुओं को फोटोग्राफ लेते हैं। बेसिक है, हर चीज़ को पढ़ना है, बच्चों की तरह पढ़ना है, अपने आप को ज़्यादा समझदार नहीं समझना है, और बिल्कुल एक इंटरेस्ट से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो भाई वन्य जीव फोटोग्राफर थे और बहुत यात्रा करते थे, और बहुत छोटी उम्र में रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी, ठीक है। और उसके चाचा ने प्रकृति संबंधित पुस्तकों में उसका परिचय कराया, और दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, बोले किस प्रकार का इनका पहनावा है, क्या इनकी संस्कृति है, उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से एक इमेज है, और मान लीजिए फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में अलग अलग वेशभूषा में ये लोग अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई किसी देश का है, कोई किसी क्षेत्र का है, कोई किसी क्षेत्र का है, तो इनका पहनावा से हमें समझ में आ रहा है कि ये तो पक्के में लग रहा है कि अफ्रीकन ही होंगे, ठीक है। तो ये तो पक्के में लग रहा है कि भैया ब्रिटेन का ही होगा। तो इनका जो कहीं ना कहीं जो पहनावा है अलग अलग क्षेत्रों का और अलग अलग देशों का,
तो इस तरीके से उसके मन में आया, जैसे विश्व के विभिन्न भागों के निवासी लिखा हुआ है ना। चलिए फिर आगे लिखा हुआ है कि रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हैं। इसमें कुछ शुष्क यानी रेगिस्तान से, मतलब रेगिस्तान वाला क्षेत्र जहां पर बारिश होती नहीं है भाई, है ना। कुछ बर्फीले प्रदेश हैं, तो बर्फीले प्रदेश में क्या होगा, गर्म कपड़े पहने मिलेंगे, और रेगिस्तान में पतले कपड़े पहने मिलेंगे जो कहीं ना कहीं उन्हें एक गर्मी से बचाए। ठीक है, गर्म नम वर्षा वनों से हैं, वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा कि वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही होती हैं। ठीक है, श्रीकांत चाचा ने कहा कि वो उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हों और कभी झगड़ते भी हैं, समझौता भी कर लेते हैं, यानी कि उनका जो व्यवहार है आपके जैसे ही है। नाचते भी हैं, घरेलू कार्यों में भी अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं और मछली पकड़ना, वनों में सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। मतलब जो जैसे माहौल में रहता है उस माहौल का असर उस पर पड़ता है। ठीक, इसके बाद में क्या आप जानते हैं भैया क्या दिया हुआ है? क्या आप जानते हैं कि स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की थी? भैया कौन सी नदी की खोज की थी? अभी अब आगे पढ़ते हैं भाई कौन सी नदी है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है सहायक नदियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कि सहायक नदियां क्या होती हैं? सहायक नदियां तो आप समझते हो, सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाके छोटी नदी मिल जाती है। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने हालांकि। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। मतलब ये जो नदी की बात कर रहे हैं वो है आपकी अमेजन नदी। ठीक है, कौन सी नदी बेटा? अमेजन नदी। और अमेजन नदी आपको पता है कि अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल क्लियर याद हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपने पहले पढ़ ली है आप उसका रिकॉल जरूर करो और आप देखो आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। बहुत अच्छा मटेरियल पढ़ चुके हो आप। और अगर शुरुआत में देखें क्लास 6 के अंदर भी हमें काफ़ी कुछ मिला हुआ है और 7th में भी हमें काफ़ी कुछ मिला है। ठीक है, तो जब स्पेन के अन्वेषक या खोजकर्ता जो थे उन्होंने नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उनके क्षेत्र में कोई आएगा तो स्वाभाविक अमेजन के घने जंगलों में। और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी और इस प्रकार यहाँ का जो नाम है वो क्या पड़ गया? अमेजन। यहाँ का क्या नाम पड़ गया? अमेजन नाम पड़ गया। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स से मिला हुआ है। रोमन साम्राज्य है, हालांकि इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स से ही इसका नाम अमेजन पड़ा हुआ है और स्वाभाविक है नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। तो अमेजोन्स की जो महिला थी आक्रमण समूह था उसमें अमेजन शब्द है। हालांकि अमेजन को हम अमीजान से भी याद कर सकते हैं, अमेजन यानी कि अमीजान। इस अमेजन नदी का उद्गम मैं आपको बता दूं, अमेजन नदी का उद्गम हुआ था लेगो विल फेरो। ठीक है, लेगो विल फेरो से इसका उद्गम हुआ है और अटलांटिक ओशियन में नदी गिरती है। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों को पता रहता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका लॉजिक क्या है। एक नाम बताया मैंने आपको, लेगो बिल फेरो। कितना अटपटा नाम है ना? ऐसा लगेगा कभी याद हो नहीं सकता, लेकिन 1 सेकंड में याद करने वाली चीज है। लेगो विल फेरो और अंत कहाँ होता है इसका? अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेगो विल फेरो है और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका जो लास्ट पॉइंट हो गया वो अटलांटिक ओशियन है। तो लेगो विल फेरो से हमने कैसे याद करा? अमेजन को बोल दिया अमीजान। अमेजन को क्या बोल दिया? अमीजान। तो अमीजान को कोई लाइट का बिल दे गया तो उन्होंने पहले तो लेगो, पहले तो बिल लिया और फिर बिल वापस फेरो, क्योंकि बिल जरूरत से ज्यादा आया था। तो लेगो विल फेरो यानी कि माने क्या किया? बिल लिया और फिर वापस फेरो, वापस फेर दिया, भैया हमें जरूरत नहीं है इस बिल की। ठीक है, तो लेगो विल फेरो, तो लेगो विल फेरो अपन को याद रखना है। ठीक है, लेगो विल फेरो यानी पहले बिल लिया फिर वापस फेर दिया और फिर अंकल आंटी आ गए पड़ोस में। अंकल आंटी तैयार बैठे हुए थे, भाई क्या बात हो गई, क्योंकि अम्मी जान ने बिल फेर दिया और फिर अम्मी जान बड़बड़ाने लगी, उनको कमेंट करने लगी लाइट वालों को। तो अंकल आंटी तो निकल ही आते हैं, तो पता है पड़ोसी तो फ्री रहते ही हैं।
अंकल आंटी, अटलांटिक, अटलांटिक यानी अंकल आंटी, है ना। आगे जाके आपको इनके उद्गम अंत याद कराऊंगा तो सिंपल। जहां तक अमेजन का नाम आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बोले जो सहायक नदियां हैं ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वे उनका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ठीक है। अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि मान लीजिए ये नदी है, इसकी ये सहायक नदी, ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिल रही हैं, इस नदी में आके मिल रही हैं, ये छोटी छोटी नदियां, यानी कि इसमें इतनी सारी नदियां मिल गई हैं तो स्वाभाविक है इसका जो बहाव है, इसका जो फैलाव है, ये बिल्कुल हमारी इंडिया की गंगा नदी के जैसा है। क्योंकि हमारी जो गंगा नदी है ना, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो गंगा नदी की काफी सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है या गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, तो उसी तरीके से यहाँ पर अमेजन नदी के बारे में बात चल रही है। घूम फिर के वहीं पर वही बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है बेटा? बेसिन, ठीक है। क्या शब्द लिखा हुआ है? बेसिन। बेसिन क्या होता है इसको क्लियर किया गया है। सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाया जाता है वह उसका बेसिन कहलाता है। जैसे ये जो रिवर है, ठीक है, ये छोटी नदी है, हालांकि ये सारी नदियां किस में मिल रही हैं? ये वाली नदी में मिल रही हैं, ठीक है। सारी की सारी जो नदियां हैं वो इस नदी में मिल रही हैं जाके, ठीक है। तो मेन नदी कौन सी है? ये ब्लू कलर की मेन नदी है, बस आप इसको इतना ध्यान रखो, ठीक है। ब्लू कलर की जो नदी है वो मेन नदी है। अब ये नदी यहाँ का जो पानी है ना वो पूरा पानी ले जा रही है, यहाँ का जो पानी है इस एरिया का वो पूरा ले जा रही है, इस एरिया का पानी। तो ये जो जल पहुंच रहा है मेन रिवर में, मेन नदी में, तो उसको कहीं ना कहीं क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया उन्होंने? बेसिन, ठीक है। जिस क्षेत्र के पानी को ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि इतनी सारी नदियों का पानी अमेजन में जाएगा तो स्वाभाविक है विश्व का सबसे बड़ा बेसिन। जिस तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा याद रखना, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात करेंगे तो अमेजन बेसिन को याद रखेंगे। और बेसिन शब्द मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी नदियों का जब जल बड़ी नदी में जाके मिल जाता है, यानी कि जल संग्रहण जो किया जाता है छोटी नदियों के द्वारा उस बड़ी नदी के द्वारा, तो उसको कहीं ना कहीं बेसिन बोला जाता है, क्योंकि वो एरिया ज्यादा कवर करेगी, उसमें जल क्षमता ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से अपन इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां तक का आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि अध्याय 8 और 9, ठीक है। जो आपका अध्याय है 8 और 9 की अपन बात करें, ठीक है, तो अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों और निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो अभी तो बेटा अपन 7 में ही है, अब 8 में पहुंचेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में बताया गया है कि अमेजन नदी में क्या। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे, देखने वाले अभी दक्षिण अमेरिका का मानचित्र, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, ठीक है। अमेजन जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से 2 रेखाएं होकर गुजर, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं, ठीक है। चूंकि इसमें मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, मकर रेखा जो है वो यहाँ से गुजरती है, अपन पढ़ लेते हैं पहले, समझ में आएगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेश, देखो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। जो भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री उत्तर में चले जाओ, 10 डिग्री नीचे चले जाओ, ठीक है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलेंगे। और ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है।
जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं? अन्य जल राशि में मिल गई, जैसे कोई नदी का अंत हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मुहाना। ये मुहाना क्या होता है, चाप झील क्या होता है, ये सारे शब्द आपने पहले ही पढ़ लिए हैं, और अगर याद नहीं आ रहा हो तो इससे पहले के जो आपने नोट्स में जो भी पॉइंट्स लिखे हो, जो भी शब्द लिखे हो, आप उनको जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुहाना। हालांकि दुनिया में सबसे बड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना है, अपन विश्व के अंदर अगर पढ़ते हैं तो। दूसरा आप तो ऐसा याद कर लो कि जैसे गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली हैं। तो बे ऑफ बंगाल में जब गिरने वाले होते हैं तो वही जो क्षेत्र जो उनका कहीं ना कहीं उसी को अपन क्या बोलेंगे? जो गिरने वाली तो उसको मुहाना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुहाना, कि भाई वो बहकर उस जलराशि में गिर रहे हैं। ठीक है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर, ठीक है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, और यह नदी बेसिन जो है ब्राजील के भागों में, जैसे कि पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। ठीक है, क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? बिल्कुल, भूमध्य रेखा जो है जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, ठीक है, भूमध्य रेखा की अपन बात करेंगे तो उसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो हैं, जैसे इक्वेडोर है, ठीक है, इक्वेडोर है, कोलंबिया है। ठीक है, ये दो ऐसे देश हैं जहां, और इक्वेडोर है, कोलंबिया है, और जहां तक है इसमें ब्राजील, ठीक है, ब्राजील भी है। तो इसमें ये जो शब्द हैं यहाँ से जैसे भूमध्य रेखा का बोल रहे हैं कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, और इसमें भी लगभग 10 देश हैं लगभग, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम आपको याद भी करा देंगे, मैप के अकॉर्डिंग बता देंगे, वो याद करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है आप बिल्कुल चेक कर लेना, इक्वेडोर है, कोलंबिया है, और आपका जो कहीं ना कहीं ब्राजील राइट, हम ब्राजील से मकर रेखा भी होकर गुजरती है, और शायद भूमध्य रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा जो ब्राजील वाला क्षेत्र है, और अपन अभी देखेंगे मैप में। ठीक है, मकर रेखा तो मेरे को कंफर्म है कि ब्राजील से मकर रेखा होकर गुजरती है, तो यहां तक याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये इसमें आपका मैप आ गया। तो मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसे 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण, तो इसको भूमध्य रेखा सागर वाला, भूमध्य बेसिन वाला क्षेत्र बोला गया था। ठीक है, अब देखो इसमें हालांकि मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आपको ये इमेज जो है वो सही नहीं दिख रही हो, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ में तो आपको क्लियर ही दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ में क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, फिर भी मैं अपने स्तर पर आपको बता देता हूं कि ये लिखा हुआ है अमेजन नदी। अमेजन नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहां से हुआ है? लेगोविल फेरो से। ठीक है, अमेजन नदी का उद्गम हुआ तो वो कहां से हुआ? लेगोविल फेरो। अभी इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट टाइम इसको और क्लियर आपको कर दूंगा। ठीक है, चूंकि अपन को केवल देखने का मकसद ये है कि जैसे मान लीजिए ये अमेजन नदी अपन को दिख रही है, तो कितनी सारी नदियां जो हैं वो इसमें आके मिल रही हैं। ठीक है, कितनी सारी नदियां इसमें जाके मिल रही हैं। हालांकि अमेजन नदी का उद्गम मैंने बताया लेगोविल फेरो से हुआ है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो कुल मिलाकर इस नदी तंत्र को इंडिकेट किया गया है। कई छोटी छोटी नदियां हैं, तो अभी अगर किसी का कोई ऐसा ज्योग्राफी का ही मेन सब्जेक्ट हो कि भाई उसको किसी एग्जाम में ज्योग्राफी ही मेंस में देना है, तो उस स्थिति में उसको मेरे हिसाब से ये जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियां भी पूरी याद करनी पड़ेंगी कि भाई इसमें कौन कौन सी नदियां हैं, क्या है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अभी आपको इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना याद रखेंगे, इसको इमेज को देख के आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नदी तंत्र है, और इसमें कई सारी ऐसी सहायक नदियां हैं जो अमेजन में जाके मिल रही हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है, सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो वो अमेजन है। बाकी का अपन जब नदियों वाला आगे विश्व की नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और उसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने
कि जो जलवायु है, ठीक है, जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, बिल्कुल भूमध्य रेखा के आसपास है, और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है, और यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप होते हैं, और गर्म एवं आर्द्र होता है, यानी कि गर्म और आर्द्र यानी कि नमी युक्त है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, खासतौर से चिली वाला क्षेत्र तो है ही, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता और अति उच्च होती है, और रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ह्यूमिडिटी बोले या आर्द्रता, मॉइस्चर बोले, मॉइस्चर बोल सकते हैं अपन, नमी बोल सकते हैं, ठीक है, तो आर्द्रता वैसी बनी। और वैसे भी आपको पता है दक्षिण अमेरिका दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, दोनों क्या तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पूरा चारों तरफ ही उसके समुद्र है, बस केवल जो पनामा स्थल है, बस स्थल संधि, बस उससे उत्तर अमेरिका जुड़ा हुआ है, बाकी का राइट साइड में अटलांटिक ओशियन और लेफ्ट साइड में इधर पैसिफिक ओशियन जो है पूरा समुद्र के चारों तरफ है। तो स्वाभाविक है वहाँ पर इस प्रकार का मौसम होता है कि यहाँ का मौसम जो है दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं। गर्म एवं आर्द्र का मतलब मॉइस्चर जरूर रहता है वहाँ पर, तो इसके बारे में बताया गया। दूसरा फिर आगे देखते हैं अपन, फिर लिखा हुआ है कि वर्षा और वन यहाँ का, तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि है, ठीक है, यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, ठीक है। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत टाइप की बन जाती है, यानी कि इतने घने वन हैं अमेजन के जंगल जो हैं, वो वहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। देखो लगा है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। स्वाभाविक है जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो वहां पर वो जो भूमि कैसी होगी, नमी युक्त होगी। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है, वही वनस्पति पनप सकती है जो ज्यादा नमी को सहन कर सके, ठीक है। तो वर्षा वन कैसे हैं, यहाँ के वर्षा वन अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन उग जाते हैं। सघन यानी बहुत घने वन रहते हैं, और वन इतने सघन होते हैं यानी इतने घने होते हैं, उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत जैसी बन जाती है, और सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। तो जहाँ तक है अमेजन के जंगल की बात चल रही है, और आगे आपको एक इमेज भी दिखेगी, इस प्रकार की इमेज है, ये अमेजन के जंगल। और हालांकि इमेज में कुछ इतना ज़्यादा हमें क्लियर नहीं है कि भाई, लेकिन फिर भी इतने घने जंगल होते हैं कि यहाँ पर आप डिस्कवरी वगैरह देखेंगे तो डिस्कवरी में आप इस प्रकार के कई प्रकार के जीव जंतु वगैरह देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अमेजन के जंगल किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो अमेजन के जो जंगल हैं वो इतने घने हैं, और पूरे विश्व के सबसे सघन वन अगर बात करेंगे तो अमेजन के ही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर वही पेड़ सबसे ज्यादा, वही वनस्पति ज्यादा विकसित होती है जो छाया में बढ़ने की क्षमता हो। जिन वनस्पतियों में क्या बोले, छाया में बढ़ने की क्षमता हो, जो हमेशा नमी में या छाया में सूर्य के प्रकाश की उनको ज्यादा जरूरत ना हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमिलॉइड पैदा होते हैं, यानी परजीवी पौधे होते हैं, परजीवी पैरासाइट जिसे अपन बोलते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ऑर्किड के वृक्ष हैं और ब्रोमिलाइड के वृक्ष हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं बोले, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्किड और ब्रोमिलॉइड, ठीक है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, जैसे कि ये पक्षी दिख रहा है आपको, ये कौन सा पक्षी है, टूकन पक्षी है। ये आपने डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा कि इसकी चोंच देखो कितनी बड़ी है ना। तो टूकन पक्षी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टूकन बोलते हैं, टूकन, ठीक है। लिखा हुआ है कि पक्षी भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं और यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले, टेपीर, टेपीर शब्द आपको आगे मिलेगा, टेपीर, यहाँ तक ये टेपीर को अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। तो एक प्रकार का जैसे चींटी खोर है, चींटी खाता है ये। सांप एवं सरीसृप, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स वगैरह जो हैं कि विभिन्न प्रजातियां भी
इन वनों में पाई जाती है। डिस्कवरी पर ज़्यादातर हमें जंगलों के जो सीन दिखाई देते हैं वो ज़्यादातर यहीं के अमेजन के जंगल ही बताते हैं। वो मगर हैं, सांप है, अजगर है, ठीक है, तथा एनाकोंडा। एनाकोंडा तो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा सांप है, ठीक है, एवं वो कुछ ऐसी ही प्रजातियां, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेजन के जंगल पूरे विश्व के अंदर फेमस है, ठीक है। और इस बेसन में निवास करते हैं मांस खाने वाली पिरान्या, एक मछली होती है, पिरान्या मछली होती है। इसके ऊपर तो मूवी भी बनी है, बहुत खतरनाक मछली होती है, ठीक है। और मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, ठीक है। तो टेपीर मैंने शब्द बताया था आपको। टेपीर एक इस प्रकार का जीव है जो कहीं ना कहीं चींटियों को खाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे जो टेपीर है या आपका टूकन पक्षी है, तो ये जो है अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले ऐसे जीव जंतु हैं जिनके बारे में बहुत कम नॉलेज होती है, लेकिन डिस्कवरी वगैरह पर इन चीजों को बता दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा वन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली भी पकड़ते हैं। शिकार, मछलियाँ पकड़ना, वैसे भी अगर देखा जाए तो पेरू और चिली जो है, हाँ पेरू मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। दक्षिण अमेरिका में पेरू नामक जगह है, एक देश है पेरू, जिसकी कैपिटल है लीमा, ठीक है, जिसकी कैपिटल लीमा। और ये दक्षिण अमेरिका के अंदर मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली शिकार होता है। और ये जो पेरू है, पेरू समुद्र के किनारे है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर मत्स्य उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। मछली पकड़ने वर्षा वन क्षेत्र है। हाँ, इसके अलावा फिर एक हमने ब्रोमिलॉइड शब्द पढ़ा था, इसके पहले ब्रोमिलॉइड शब्द पढ़ा था। एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, जैसे हमने एक आर्किड पौधा पढ़ा था, आर्किड को भी आपने कहीं, ठीक है, आर्किड जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रोमिलॉइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। अपनी पत्तियों में वो जल को संचित करके रखता है। संचित करने का मतलब स्टोर करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। तो ब्रोमिलॉइड एक पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ब्रोमिलॉइड एक प्रकार का पौधा है और ऐसी पत्तियां होती हैं जो जल का संग्रह करके रखते हैं, ठीक है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं और फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। तो कर्तन एवं दहन की पद्धति, इसको बोलते हैं काटो और उनका दहन कर दो। तो कर्तन एवं दहन की पद्धति, किसान पहले वृक्षों में झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं और फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ये वहां का तरीका है जिससे अपन कर्तन एवं दहन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग में मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, क्योंकि बार बार इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो पोषक तत्व कम होंगे, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। जिस तरीके से इसमें आपने सुना होगा, एक शब्द इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ जो आदिवासी इस्तेमाल करते हैं, झूम कृषि करते हैं स्थान बदल कर, ठीक है। कौन सी कृषि करते हैं? झूम कृषि करते हैं ज़्यादातर आदिवासी लोग, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है, इस बीच पुराने खेतों के छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार की मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो कहने का मतलब एक स्थान परिवर्तन करके वृक्षों को, झाड़ियों को काट के उसको कृषि योग्य बनाते हैं और फिर ये प्रोसेस उनकी चलती रहती है। और कई बार वो जब बार बार ये प्रोसेस करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है, पोषक तत्व जो होते हैं उसमें कम होते हैं, फिर उनको स्थान बदल कर ही खेती करना होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं और मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद, ठीक है, पाइनएप्पल वगैरह
उगाए जाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। हालांकि मत्स्य उत्पादन के लिए जाते हैं, चलो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं इनका सेवन करना पड़ेगा। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं और इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ठीक है, आलू की तरह, जिसे अपन एक कंदमूल फल बोलते हैं, शायद कंदमूल बोला जाता है अपने यहाँ। ये कंदमूल फल आदिवासियों जो आदि मानव के समय के हैं, जमीन के अंदर रहता है, ये आलू की तरह होता है और इसको काट के कहीं ना कहीं वो खाने के इस्तेमाल में करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं और इनका जो मुख्य आहार है मेनियोक है ना, मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ठीक है, तो चींटियों की रानी वगैरह, अंडे वगैरह ये खा जाते हैं। और कॉफी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। और आपको मालूम है कॉफी के लिए पूरे विश्व के अंदर एक जगह है, ब्राजील। ठीक है, कॉफी के लिए पूरे विश्व के अंदर ब्राजील फेमस है। तो ब्राजील का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल ब्राजील है। ठीक है, अब देखते हैं वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार को छप्पर के घरों में रहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसे आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो इस प्रकार के इनके मतलब कुल मिला के मलोका कहे जाने वाले इनके जो घर होते हैं, इनके कुछ लोगों के जो घर है उसको क्या बोल देते हैं, मलोका शब्द इस्तेमाल करते हैं। और मलोका जो है कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में रहने वाले कुछ लोगों के घरों को कहते हैं जिनकी जो छत होती है वो कैसी होती है, ढलान युक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ तक का आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, टेपियोका, अनानास, ये फल वगैरह की खेती यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। नदी मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नाव में बैठ के पहुंच रहे हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। इसके अलावा अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर, ठीक है, उस क्षेत्र से बाहर मिलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ता है जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जहां वो अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का ही प्रयोग करते थे, पर बाद में ट्रांस अमेजन जो मार्ग बन गया जिससे वर्षा वन तक पहुंचने में उनको आसानी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं विकास हुआ है और जैसा कि अगर ये तीनों इमेज साथ में दिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और एक एरो किस तरीके से ऊपर देखो, इसमें अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि ज़मीन के टुकड़े में पूरे में पेड़ हैं, थोड़ी सी जगह खाली है बस केवल। ठीक है, अब क्या हुआ, विकास कैसे होता है, बोले इस साइड के पूरे पेड़ चले गए, देखो यहाँ पर खेती होने लगी, यहाँ पर घर वगैरह बन गए, पेड़ों की मात्रा कम हो गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया। आगे जाके क्या हुआ, ये जो पेड़ हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, देखो ये वाली इमेज में अब दिखेगा। ठीक है, ये वाली इमेज में वो और कम हो गई, पहले यहाँ पर भी पेड़ थे देखो वो और ज्यादा कम हो गए। और आप देखेंगे इनके जो घर थे वो यहाँ पर भी बनने लगे, पहले यहाँ पर केवल खेती के लिए खेत जोते हुए थे, पर यहाँ पर भी उन्होंने घर बना दिए आगे जाकर। मतलब इस तरीके से इसको इंडिकेट किया है कि विकास किया तो देखो कैसे किया हुआ। देखो पहले पेड़ थे, दोनों तरफ पेड़ थे, उसके बाद यहाँ से पेड़ हट गए, फिर ये वाली खाली जगह, उसके बाद ये कंडीशन हुई, ये पूरा साफ हो गया। तो एक प्रकार से इंडिकेट किया गया है कि किस तरीके से इसमें विकास हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है
और आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव होता है और वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं, धीरे धीरे वो बंजर के रूप में बदलते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इमेज के हिसाब से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वनों का क्रमिक विनाश हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, अब लिखा हुआ है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो थोड़ा सा हम हमारी इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, और यह बेसिन उपोष्ण का मतलब सब ट्रॉपिकल, अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं और एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम भी ढूंढ सकते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो 2 नदियां हैं, तिस्ता और लोहित। ठीक है, तिस्ता और लोहित। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के भी नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी? तिस्ता और लोहित। क्या शब्द दिख रहा है? तिस्ता और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, ये तो खैर अपन ने पढ़ लिया। और इसमें गंगा की सहायक नदियों में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदी देखो, घाघरा, सोन, घाघरा नदी का उद्गम मापचाचुंग हिमनद से हुआ है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश से हुआ है। चंबल का जानापाव पर्वत महू इंदौर। गंडक नदी का उद्गम जो है नेपाल से हुआ है। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत से हुआ है ना। ये गंगा की सहायक नदी है, सारी नदियां गंगा में जाके मिल जाती हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी वाला जो नदियों वाला पोर्शन आएगा तो उसमें हम इनका अध्ययन करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि इस बेसिन की मुख्य विशेषता है, इस बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है कि इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर चाप झील, कौन सी झील है? चाप झील। और चाप झील आपने पढ़ लिया था, जो घुमावदार, जो जैसे मान लो नदी इस तरीके से मार्ग में जा रही तो ये वाला जो हिस्सा होगा उसका, इसको क्या बोला जाएगा? इसको चाप झील बोला जाएगा। आपने ऊपर इससे पहले वाली वीडियो में इस चीज को पढ़ा था। ठीक है, तो लिखा हुआ है इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी विशेषता है कि अनेक स्थानों पर यहाँ पर चाप झील पाई जाती हैं और यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर, ठीक है, मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। जबकि अमेजन में क्या था? अमेजन के अंदर तो बारिश कभी भी हो जाती है और वहां पर नमी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, और दिन में भी ठंडक ज्यादा, मतलब सर्दी, रात में सर्दी ज्यादा रहती है और दिन में भी मतलब एक आर्द्रता यानी नमी बनी रहती है। तो मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पर, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है तो स्वाभाविक है। शीत ऋतु में ठंड होती है। और भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। स्वाभाविक है, आपको उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है तो वहां पर बिहार वाला जो क्षेत्र है गंगा नदी का रहेगा। ब्रह्मपुत्र में अरुणाचल प्रदेश और असम। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई असम में से होती हुई बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलान होता है, मिलती हैं नदियां और फिर बंगाल की खाड़ी भी, और बंगाल में ये नदियां गिर जाती हैं। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के प्रतिकूल हैं और अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र जो है वो सबसे उपयुक्त होते हैं क्योंकि उनको ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होती है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है।
चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, तो वो पर्याप्त जल मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है, तो धान की खेती वैसे भी बारिश वाले यानी पानी वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है। बेसिन में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, हालांकि शायद ये भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है। बेसिन विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो है वो असम, जोरहाट असम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल का टाइगर जो पश्चिम बंगाल में, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल और झील, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है। रोहू कतला जो है मछलियों की प्रजाति होती है। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, खासतौर से असम, अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, बांग्लादेश वाला क्षेत्र है उसमें। और आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है। चावल की खेती पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। तो वो क्यों होती है, किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है। तो पश्चिम बंगाल चावल के लिए पूरे भारत में फेमस है। ठीक है। वैसे चावल अगर देखा जाए तो वैसे तो चीन में होता है विश्व के अंदर, लेकिन अगर भारत में अगर स्टेट देखा जाए तो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। और पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है कि बांग्लादेश से अलग हो गए, बांग्लादेश से बॉर्डर लगा हुआ है, तो वहां से गंगा नदी निकलेगी, तो स्वाभाविक है आपको पता ही होगा। ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इस प्रकार का ये एक आपका मैप है और इस मैप में कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया है। ठीक है। इस मैप में इंडिकेट किया गया है कि भाई इसमें कहाँ पर, ठीक है, इस मैप को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे कि, तो इसमें गंगा नदी है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये गंगा नदी हो गई, ये यमुना नदी, दोनों मिलती हैं, दोनों मिलके ये इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। आपको इस मैप को और अच्छे से समझना है तो आप मेरा एक इसी में ही इंडियन ज्योग्राफी वाले जो 5 वीडियोस डली हुई हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी 5 हैं, तो उसमें आप इंडियन ज्योग्राफी का रिवर्स वाला टॉपिक देखेंगे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है। हालांकि इस मैप में इतना आपको नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र की बात ही चल रही है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम इस तरीके से होता है, ये नदी बहती हुई जा रही है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में से फिर असम वाला एरिया है, और फिर इधर बांग्लादेश में, इधर से गंगा नदी आती है और गंगा नदी बहती हुई यहाँ पर बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक है। बांग्लादेश में जब ये नदी मिलती है तो पद्मा कहलाती है। ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए, और ये नदी संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और इनका जो कहीं ना कहीं गंगा नदी का बात करें तो गंगा नदी की ये सहायक नदियां हैं। ठीक है। गोमती नदी है, घाघरा नदी है, ठीक है, गंडक नदी है, इस तरीके से नदियां जो है वो गंगा नदी मिलती है। गंगा नदी का ये पूरा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, स्वाभाविक है ये पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये आपका बांग्लादेश है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल वाला पोर्शन है, और पश्चिम बंगाल में जो है चावल की खेती बहुत होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये तो खैर ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक इमेज है, और एक इमेज में हालांकि पूरी नदी आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी दिया गया है। मानव जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? डेंसिटी। तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है बेटा? डेंसिटी बोला जाता है। और डेंसिटी का अर्थ क्या होता है? घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है जगह कम व्यक्ति ज्यादा। ठीक है। जगह कम है व्यक्ति ज्यादा है तो उसको अपन घनत्व कहेंगे। और कहीं ना कहीं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में जो आता है, ठीक है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1029 है। बिहार का जो है 1101 है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो वो कहाँ का है? बिहार का है। रियल में बिहार का ही सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। बिहार का ही सबसे ज्यादा जनसंख्या
घनत्व अगर देखा जाए तो बोले भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। ठीक है, तो इसको भी अपन याद रखेंगे। तो ये जनसंख्या घनत्व के बारे में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। मान लो इसमें लिखा हुआ है 189, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर, जो वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 189, लेकिन यहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, लगभग 1102। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो गया, उस प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं उसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। ठीक है, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, 236। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का, एमपी का मैं आपको बता रहा हूं, एमपी का 236 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम में चाय के बागान है। ठीक है, धान की कृषि होती है पश्चिम बंगाल के अंदर। असम में चाय के बागान है, बिल्कुल, असम चाय के लिए जाना जाता है। लेकिन दार्जिलिंग आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है, और ये भी चाय के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, असम में चाय का उत्पादन होता है, लेकिन पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल की एक सिटी, ये तो राज्य के बारे में अपन ठीक चले आगे कि भाई असम में सबसे ज्यादा चाय का, लेकिन यहाँ पर दार्जिलिंग भी चाय के लिए जाना जाता है। आपने दार्जिलिंग हिल्स नाम सुना होगा, और दार्जिलिंग रेलवे सुना होगा आपने, दार्जिलिंग रेलवे है। ठीक है, तो दार्जिलिंग भी चाय के लिए जाना जाता है। लेकिन दार्जिलिंग जो है कहाँ का हिल स्टेशन है बेटा, पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है। और मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर ही धान की खेती यानी चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है भारत के अंदर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मगर है, एक सींग वाले गेंडा हाथी हैं। तो ये जंगली जानवर जो है, तो ये जो है राइनोसॉरस, एक सींग वाला गेंडा, और एक सींग वाला गेंडा क्योंकि यहाँ पर इसके यहाँ पर सींग होता है। ठीक है, और ये जोरहाट असम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, बाकी के मगर घड़ियाल कई जगह हैं, लेकिन चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य बहुत फेमस है हमारे यहाँ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इसमें कहीं ना कहीं झील के बारे में लिखा हुआ है। झील जीविका का साधन है, क्यों है, इसलिए है, इसके बारे में बताया गया। जो विनोद नाम का एक लड़का है, विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है, और आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है क्योंकि मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ में मौन या चाप झील को साफ किया। ठीक है, यानी जो चाप झील है, चाप झील तो आप समझते ही हैं, उसको साफ किया, और झील में उगने वाले जो खरपतवार हैं, ठीक है, झील में उगने वाले जो खरपतवार क्या होता है, वो एक अनयूज प्लांट होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिना कारण के उगाते हैं। तो झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, ठीक है, वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। और झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, और वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है, और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो झील है, झील में मछलियों का उत्पादन हो रहा है, मछलियों का शिकार हो रहा है, उससे उनको रोजगार मिल गया। दूसरा, इसी में अगर देखा जाए तो खेती भी की जा सकती है क्योंकि वहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा है, उपजाऊ जमीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है इसमें कि मछलियां पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं, और यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस झील में अगर जल प्रदूषण होता है, विभिन्न प्रकार के रसायन मिल जाते हैं, तो स्वाभाविक है वो इसके लिए दुखदायी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बारे में, जैसे गंगा नदी के तट पर वाराणसी शहर है, ये सबको पता है। वाराणसी के मंदिर, घाट, नाव वगैरह ये सब इंडिकेट की गई है इसमें। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों की बात करें, ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कलकत्ता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, और इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, और जिससे नदी
प्रदूषित होती है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये तो पता ही है सबको, ठीक है, क्योंकि उद्योगों से पहुंचने वाला जो प्रदूषित जल है उसी से ही ये नदी कहीं ना कहीं प्रदूषित होती है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में आगे लिखा हुआ है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। तो आपने गंगा डॉल्फिन का नाम बिल्कुल सुना होगा, अच्छे से सुना होगा, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में, यानी अलवर का मतलब होता है जो खारा नहीं होता है, ठीक है। तो खारा जल होगा तो वो लवण युक्त होगा, साल्ट होगा जिसमें साल्ट नहीं होगा वो अलवर जल कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसु। सुसु किसको बोला गया है? बोले डॉल्फिन को बोला गया है, ठीक है। अंधी डॉल्फिन होती है, इस डॉल्फिन को अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। अंधी तो पूर्ण रूप से तो नहीं होती, लेकिन उसको बहुत कम दिखता है, ठीक है। और सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर ये डॉल्फिन मछली वहां पर है तो इससे पता चलता है कि जल कैसा है, शुद्ध है, ठीक है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित उद्योग एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, यानी कि डॉल्फिन भी धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं, ठीक है। तो डॉल्फिन का इमेज दिख रहा होगा आपको, देखो ये डॉल्फिन मछली है, अंधी डॉल्फिन है, इसको कम दिखता है। तो ये डॉल्फिन भी आपने देखी होगी, ठीक है, इसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा फिर आगे क्या लिखा हुआ है भाई, दिख रहा है आपको कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों, वेदिका क्या होती है? ये खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाना कृषि करने के लिए होता है, और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। तो इस प्रकार जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोला जाता है? इसको वेदिका बोला जाता है। वेदिका मतलब कृषि योग्य बना देना, उस पहाड़ को इस तरीके से समतल बना देना काट काट के, और वहां पर उसी पहाड़ के ऊपर कृषि करना, तो इसको बोला जाता है वेदिका, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो अच्छे खासे जो एग्जाम होते हैं, अच्छे लेवल के जो एग्जाम होते हैं, वहां पर इन शब्दों को पूछ लिया जाता है कि ये शब्द है क्या, ठीक है। जैसे कि आपने सुना आखेट पढ़ा है, तो आखेट क्या है? सूक्ष्म पाषाण उद्योग हुआ करते थे आदि मानव के समय, उसको बोला गया है आखेट, उद्योग होते थे आखेट, ठीक है। इसके अलावा उसमें एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, मृदभांड शब्द। बोले मृदभांड क्या होता है? तो मृदभांड जो होता है वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है। पेबुल क्या होता है? बोले पेबुल जो होता है ना, वो नदियों के साथ बहाकर लाए जाने वाले गोल पत्थर होते हैं, उनको पेबुल कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखें, समझें जो भी चीज मैंने आपको बताई है। चलिए, इसके बाद में लिखा है सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को, कब? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था, ठीक है। 2 अक्टूबर, चूंकि आपको पता है 2 अक्टूबर जो है वो गांधी जी का जन्मदिन हुआ, उस दिन गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, और ये कभी भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, डेट सहित, डेट और ईयर दोनों याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 2 अक्टूबर है और 2014 है। इसके अलावा फिर आगे लिखा हुआ है, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है, और आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, और नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन, ठीक है, कलकत्ता जो हुगली, आपने नाम सुना होगा, हुगली नदी, कलकत्ता हुगली, कलकत्ता में जो बंदरगाह है, पत्तन है, मैदानी क्षेत्र में बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं, ठीक है। तो कलकत्ता जो एक दमदम हवाई अड्डा, आपने नाम सुना होगा, दमदम हवाई अड्डा जो है वो कलकत्ता में ही है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा भी जो है वो कलकत्ता में, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा और दमदम हवाई अड्डा ये कलकत्ता में है दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसके बारे में दिया गया है, गंगा मैदानी क्षेत्र के बारे में दिया गया है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। तो नमामि गंगे यानी गंगा का संरक्षण करेंगे, इसके लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं कि पर्यटन में इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया, आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, बिल्कुल सबको पता है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसा कि लिखा हुआ है,
पर्यटन इस बेसन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है और आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल और इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, बिल्कुल प्रयागराज, उत्तर एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था, मानस वन्यजीव अभयारण्य भी बारपेट असम में ही है, और अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं जो इन क्षेत्रों में विकसित किए गए हैं और जो पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टाइगर के बारे में कि मानस वन्य प्राणी में अभय वन में बाघ है, तो मानस वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बारपेटा असम में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं और फिर आपका कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप अपने स्तर पर सॉल्व करेंगे, इनका आंसर देखेंगे। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन सीरीज आपको हर एक टॉपिक में हर एक यूनिट में दी है, तो बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, आप उनको पढ़ें और उनको सॉल्व जरूर करें यार, बड़ा मजा आएगा पढ़ने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन। और भी अपने स्तर पर जो क्वेश्चंस बने तो उनको निकाल के रखें, और जो भी चीज़ें आपको, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक को एक बार पढ़ लिया आपने, यूनिट को एक बार पढ़ लिया, उसमें से अपन को मटेरियल निकालना है और ये मटेरियल आपको हमेशा पेपर में काम में आने वाला है। ठीक है, लेकिन एक बार अच्छे से 1-2 बार उसको बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें उस महाद्वीप का नाम बताएं जहाँ पर अमेजन बेसिन स्थित है, दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह की खेती ज़्यादा होती है। अमेजन में वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो पक्षियों के लिए अगर देखा जाए तो हमने एक टूकन पक्षी तो पढ़ा ही था कि टूकन पक्षी होता है जिसकी चोंच बहुत बड़ी होती है ना। अमेजन के वर्षा वन के गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, वो सबको पता है। एक सींग वाला गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। टूकन क्या है, पक्षी है, पशु है, फसलें हैं तो पक्षी है। मेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है, ठीक है, तो मेनियोक एक प्रकार का भोजन है जो कहीं ना कहीं अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाली जो आलू की तरह जमीन के नीचे होता है और उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कलकत्ता किस नदी किनारे, स्वाभाविक है आपको हुगली नदी के किनारे। देवदार एवं फर किस प्रकार के जो वृक्ष हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सूती कपड़े, मलो का शब्द प्राण्या मछली होती है, रेशम कीट होता है। ठीक है, काजीरंगा जोरहाट असम है। तो इस तरीके से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमने उनको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आज की वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे लगी होगी और मेरी कोशिश ये है कि जो भी देखो, हमें ज़रूरत से ज़्यादा स्लो भी नहीं चलना, ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलना, हमें बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड लेके चलना पड़ेगी। अगर हम बिल्कुल स्लो चलेंगे तो इतने सारे चैप्टर, इतनी सारी यूनिट हैं, तो आप खुद परेशान हो जाओगे, आपको बोरियत फील होगी यार ये कब फिनिश होगा। लेकिन कुछ नया सीखना है तो थोड़ा थोड़ा आप हर एक चीज़ को बढ़िया अच्छे से पढ़ते जाएँ। ठीक है, तो आपको जितना भी बताया गया है अब उसका आप अच्छे से रिविज़न ज़रूर करें और अपना आपके कमेंट जरूर आते रहें। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक तो कर ही दिया करो अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।